नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, 12th क्लास के लिए थर्ड चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो काल था, उसमें आपकी जो बंधुत्व था, जाति और वर्ग के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ यहाँ की विशेषताएं थी, सारा कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, आपने उनको नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ेंगे समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। हमने दोस्तों हड़प्पा सभ्यताओं के बारे में पढ़ा कि अगर आपको समाज को समझना है तो इतिहासकार क्या करते हैं कि जो साहित्यिक परंपराएं थी, मतलब हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज वगैरह थे, अभिलेख वगैरह थे, मृत भांड वगैरह थे, इन्हीं से दोस्तों हमें सामाजिक जीवन की बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है और इन्हीं के माध्यम से हम उनका उपयोग करते हैं। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार, व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण से उस समय की सामाजिक श्रेणियां तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास मिलता है। मतलब महाभारत जैसे एक विशाल महाकाव्य का अगर अपन विश्लेषण करते हैं, अगर उसको अपन अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे मौजूद सामाजिक श्रेणियाँ, उनके जो व्यवहार थे, उनकी दैनिक गतिविधियाँ, उनके जो मानदंड थे, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। यानी कि यहाँ पे महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण किया गया था, उसमें कितना टाइम लगा था, तो 47 वर्ष इसमें लग गए थे। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः कौन थे, तो सूत जिन्हें कहा जाता था, तो भाट सारथी थे। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। धर्मशास्त्रों व धर्मसूत्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका बताई गई है। मतलब 4 वर्ण आपके पता है, आपने पढ़ रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके लिए दोस्तों जो धर्मशास्त्र थे, धर्मसूत्र थे, इनके अंदर आदर्श जीविका है वो सभी के लिए बताई गई है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब है कि वो अध्ययन करेगा, वेदों की शिक्षा लेगा और लोगों को देगा, यज्ञ करेगा या यज्ञ है वो करवाएगा, दान देना और दान लेना, ये सभी कार्य किसके लिए बताए गए हैं? ब्राह्मण के लिए। अब बात करेंगे क्षत्रिय। दोस्तों जो क्षत्रिय है वो उनका है युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। क्षत्रिय दोस्तों आपने पढ़ा है कि इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, महाभारत काल में देख लीजिए आप वगैरह, रामायण वगैरह में, तो वो क्या है, आपके क्षत्रिय राजा थे और उनका कार्य क्या था? क्षत्रिय मतलब भुजाओं से माना गया है और भुजाएं क्या करती है? आपकी रक्षा का कार्य करते हैं। अगला आता है वैश्य। दोस्तों इनका मतलब होता है वेद पढ़ना, यज्ञ करना। मतलब दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को वेद पढ़ने का अधिकार था, इसीलिए दोस्तों इनको क्या बोला जाता है? द्विज बोला गया है। क्या बोला गया है? द्विज। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे इनका यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गोपालन और व्यापार करना, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट काम था इनका दान दक्षिणा के साथ में व्यापार करना। ठीक है। इसके बाद अंतिम वर्ण था आपका जो कि शूद्र है। तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी की जो रक्षा करेगा, इन तीनों की जो कार्य है वो करेगा सेवा का, वो कौन होगा? आपका शूद्र। इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। मतलब महाभारत के काल में दोस्तों अगर देखा जाए तो जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज माना गया है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता का अनुसरण करते हैं। मतलब पितृसत्तात्मक, पिता के अनुसार, पिता ही मुखिया होगा, पिता ही सब कुछ करता वगैरह होगा। ठीक है, माता की भूमिका अहम नहीं थी। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया, जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। तो यहाँ पे दोस्तों जो सामाजिक जीवन में जो अधिक जटिलता देखा गया है, इसके लिए दोस्तों आचार संहिताओं का निर्माण कराया गया, जिसमें कि मनुस्मृति वगैरह आप सभी जानते हैं। ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया।
अब यहाँ पे गोत्र है उसका वर्गीकरण किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। वर्तमान में आप देखेंगे कि एक गोत्र बना होता है सभी का, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाना, जो कि वर्तमान में भी आप देखेंगे, और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये भी यहाँ पे आप वर्तमान में देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महाभारत के काल के दौरान जो सामाजिक जीवन की गतिविधियाँ थी उनका प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। मतलब दोस्तों अगर बात की जाए कि आपका सबसे पहले आपने पढ़ा है कि ऋग्वेद आपका था, ठीक है। तो ऋग्वेद में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पे थी? कर्म पे। मतलब जो जैसा कार्य करेगा उस वो वैसा ही क्या हो जाएगा? कार्य करने वाला हो जाएगा, वैसा ही उसका वर्ण बन जाएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों आपने पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल आता है। कौन सा काल आता है? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्थाएं बन गई थी। कब? ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के अंतिम दिनों में, अंतिम जो समय था उस समय इसकी स्थापनाएं हो गई थी और उत्तर वैदिक काल में ये काफ़ी विद्वान हो गई थी, मतलब जन्म पे आधारित थी। यही यहाँ पे बताया गया है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदाय जैसे निषाद, मल्लेच आदि पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों मल्लेच एक प्रकार की जाति है। आपने जैसा कि पढ़ा हमने मैगस्थनीज के बारे में मौर्य साम्राज्य में, तो वहाँ पे दोस्तों मल्लेच्छा प्रकार की एक जाति बताई गई है, ठीक है। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्णों को अस्पष्ट घोषित कर दिया, जैसे चांडाल। तो दोस्तों चांडाल भी एक जाति बताई गई है जो मैगस्थनीज भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो उन्होंने दोस्तों जो एक नीच जाति थी जिसको अपन शूद्र बोलते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे चांडाल नाम है वो दिया था, और मल्लेच्छा, चांडाल ये प्रकार के नाम यहाँ पे दिए गए थे। और चांडाल प्रजाति है दोस्तों वह एक प्रकार की जनजाति थी। अगला हम पढ़ेंगे मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों को की सूची मिलती है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार था। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा पुत्र। जो बड़ा पुत्र होता है उसको माता पिता की जो संपत्ति थी उसमें अधिक हिस्सा देने की बात यहाँ पे कही गई है। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों की अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों की निंदित माना गया है। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे अगला फैक्ट है, ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, है ना। ब्राह्मणी सिद्धांत जो हम देख रहे हैं उसमें वर्ण है वो किस पर था? जाति भी और जन्म पर, दोनों पे आधारित था। जाति भी मतलब कि आपकी जाति क्या होगी, आपका किस जाति में जन्म हुआ वही आपकी जाति कहलाएगी। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई विशेष निश्चित संख्या नहीं थी। साथ ही यहाँ पे मैं एक बार आपसे बीच में रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आपका कोई कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों जो स्टडी स्टार्ट की गई है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये आप हमें बताइए। अगला देखिए, जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था की नई समुदाय से आमना सामना हुआ, यहाँ निषाद, स्वर्णकार उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया, मतलब उनकी अलग जातियाँ बना दी गई, कौन किस प्रकार से कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। मतलब जो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था थी उसकी आलोचनाएं की गई और आलोचनाओं का विवरण है वो बौद्ध धर्म में विकसित किया गया। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। मतलब जो बौद्ध धर्म है उसने ये इसको स्वीकार नहीं किया कि कोई भी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, कोई भी सम्मान है, कोई भी जाति है वो जन्म पर आधारित है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। आगे हम पढ़ेंगे स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदार की मांग नहीं करती थी। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक माता पिता की संतान का हिस्सा उसकी संपत्ति में होता था, लेकिन जो स्त्रियां होती है पैतृक स्त्रियां, उनको इसका अधिकार नहीं था।
परंतु स्त्रीधन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं का विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किन के बारे में लिखा गया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। क्षेत्र विशेष की कहानियाँ इसमें समाहित कर ली गई, इनकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई है। इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य कला और नाटकों के लिए विशेष वस्तु प्रदान की है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा जो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, बंधुत्व, जाति और समाज के बारे में, ठीक है, वर्ग के बारे में, ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे यहाँ पे जान लिए हैं, क्या इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है वो आते हैं। चलिए इनको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए महाभारत की जो कथा वस्तु का संबंध वो किससे है, तो दो परिवारों के बीच जो युद्ध है उसके बारे में यहाँ पे संकेत किया गया है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र क्या थे? समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता का संकल्प। आपने अभी अभी देखा कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र है, उसके लिए समाज के अंदर विशेष प्रकार की आचार संहिताएं लगाई गई, जिसमें कि मनुस्मृति वगैरह का निर्माण हुआ। मनुस्मृति क्या है? तो संकेत धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है, जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में इसके बारे में विवरण है। आगे देखिए यहाँ पे पितृवंशिता और मातृवंशिता शब्दों का अंतर क्या है? तो पिता की प्रधानता पितृवंशिता होता है और माता की प्रधानता मातृवंशिका होता है। विवाह संबंधी बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ क्या है? बहिर्विवाह, अब नाम से पता पड़ रहा है, बहिर मतलब बाहर, गोत्र से बाहर विवाह का संबंध बहिर्विवाह कहलाता है। वर्ण और जाति में क्या अंतर था? ठीक है, तो वर्ण और जाति के बारे में आपको अंतर बताना है। ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार गोत्र संबंधी दो नियम थे। गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर है, उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्रीधन किसे कहा गया है? तो दोस्तों विवाह के अवसर पर माता पिता व स्वजन द्वारा दिया गया उपहार स्वरूप धन संपत्ति क्या कहलाता है? स्त्रीधन कहलाता है, जिसको अपन वर्तमान में कन्यादान बोलते हैं। कन्या का जब विवाह किया जाता है तो विवाह के साथ में जो राशि उसको उपलब्ध कराई जाती है, जो वस्तुएं इसको दी जाती है, वही क्या होती है? ये स्त्रीधन कहलाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ बड़े प्रश्न हैं, वो यहाँ पे नाम लिखा गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हमने पूरा बात कर लिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, पार्ट के अंदर क्या क्या दिया गया है। आप मिलेंगे एक और अगले पेपर के साथ, अगले चैप्टर के साथ, जो कि आपका होगा अगला चैप्टर, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।